नमस्कार, मैं आसमान शाह। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बीच राज्य में महिला मुख्यमंत्री को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। राज्य में आधी आबादी का राजनीतिक प्रतिनिधित्व का जो आंकड़ा है वो बेहद मायूस करने वाला है। 2019 के विधानसभा में 264 पुरुष और केवल 24 महिलाएं चुनाव जीती थी। दिलचस्प बात यह है कि ये विधानसभा में महिलाओं की अब तक की सबसे अधिक संख्या थी। विधानसभा में निर्वाचित महिलाओं की कुल संख्या अब तक 170 से ज्यादा नहीं हो पाई है। इससे पहले 2014 में 20 महिलाएं विधानसभा पहुंच पाई, जबकि 2009 में केवल 11 महिलाओं ने चुनाव जीता। यानी प्रदेश में महिला विधायकों का जो आंकड़ा है वो 8 से 9% के ऊपर रहा ही नहीं। वैसे तो महाराष्ट्र एक प्रगतिशील राज्य है जहां कई महिलाएं राजनीति में सीधे तौर पर सक्रिय हैं। भाजपा में पंकजा मुंडे बड़ा चेहरा है, जबकि कांग्रेस में यशोमती ठाकुर और वर्षा गायकवाड़, तो वहीं एनसीपी शरद चंद्र पवार में सुप्रिया सुले पार्टी की प्रमुख नेता है। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि सूबे की महिला नेताओं को विधायकों का समर्थन ना मिलना ये भी एक वजह है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को भारी जन समर्थन प्राप्त है, इसलिए वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बनी हुई है। इन्हीं वजहों से उत्तर प्रदेश में मायावती और राजस्थान में वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बन सकी। साथ ही पितृसत्तात्मक यानी पुरुष प्रधान व्यवस्था के चलते भी महाराष्ट्र में अब तक कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं बन सकी। वहीं 1960 में राज्य के गठन के 64 साल बीत जाने के बावजूद महाराष्ट्र को आज तक एक भी महिला मुख्यमंत्री नहीं मिली। ये सवाल हर विधानसभा चुनाव में खड़ा होता है, जबकि असम, बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य जो आर्थिक तौर पर महाराष्ट्र से काफी पीछे हैं, वहां पर भी महिलाएं मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। उत्तर प्रदेश में सुचिता कृपलानी पहली मुख्यमंत्री बनी थी। अगर मौजूदा समय की बात करें तो देश में केवल 2 राज्य, पश्चिम बंगाल से जहां ममता बनर्जी, तो वहीं आतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं। साथ ही देश के कई राज्यों में महिलाएं राज्य का बागडोर संभाल चुकी हैं। फिर आखिर क्या वजह है कि महाराष्ट्र में आज तक कोई महिला राज्य की मुखिया नहीं बन पाई? यहाँ तक कि मुख्यमंत्री पद के अलावा गृह, वित्त, शहरी विकास, सार्वजनिक कार्य जैसे महत्वपूर्ण खाते महिलाओं के पास आज तक रहे ही नहीं। अगर मंत्रिमंडल में महिलाओं को जगह भी मिलती है तो केवल महिला मामलों या पर्यटन जैसे के महकमे दिए जाते हैं। 1990 तक महाराष्ट्र की राजनीति में मुख्य रूप से कांग्रेस का ही दबदबा था। प्रतिभा पाटिल, प्रभा राव, शालिनी ताई पाटिल और प्रेमला चौहान का नाम 1960 से 1990 के बीच राज्य की राजनीति में अग्रणी महिलाओं नेताओं के रूप में लिया जाता था। वहीं महाराष्ट्र में धारणा थी कि जो स्थानीय सहकारी समितियों को नियंत्रित करेगा वो उस क्षेत्र की राजनीति पर हावी होगा। विभिन्न स्थानों पर प्राथमिक क्रम विक्रम संघों, जिला बैंकों, चीनी कारखानों, कपास मिलों जैसे विभिन्न सहकारी समितियों में बहुत अधिक महिलाएं नहीं थीं। इस वजह से भी राजनीति में उनकी स्थिति बहुत कमजोर रही। भले ही प्रभा राव या प्रतिभा पाटिल अग्रणी नेता थी, लेकिन सरकारी समितियों पर उनका दबदबा नहीं था, इसलिए भी वो मुख्यमंत्री पद तक नहीं पहुंच सकी। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए 1994 में महाराष्ट्र में महिला नीति लागू की गई। स्थानीय निकायों में महिलाओं को पहले 33% और फिर 50% आरक्षण दिया गया। इसके बाद भी कई महिला सरपंच महज डमी सरपंच बनकर रह गई, जिनका उपयोग केवल अंगूठा लगाने या फिर हस्ताक्षर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। वहीं महिलाओं को रिझाने के लिए महायुति सरकार ने लाड़की बहन योजना लागू कर उम्मीद कर रही है कि चुनाव में उसे फायदा होगा, जबकि विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि सूबे में अगर एमवीए की सरकार आती है तब भी राज्य में लाड़की बहन योजना लागू रहेगी। अब देखना होगा कि राज्य की महिला जो एक प्रकार से साइलेंट वोटर होती हैं वो किस पर विश्वास करती हैं और किसे मुख्यमंत्री की गद्दी सौंपती हैं। ऐसे ही और न्यूज़ देखने के लिए डीसी न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी शेयर करें।